राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जासूसी उपन्यासों के मशहूर रचयिता सुरेंद्र मोहन पाठक। सुरेंद्र मोहन पाठक 19 फरवरी 1940 को लाहौर में जन्मे सुरेंद्र मोहन पाठक हिंदी में जासूसी नॉवेलों की दुनिया का एक बेहद जाना पहचाना नाम है। सुरेंद्र मोहन पाठक की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बीते 60 वर्षों में लगभग 300 उपन्यास लिखे हैं, जिनकी करोड़ों प्रतियां छपकर बिक चुकी हैं, और उनके कमिटेड पाठकों की एक विशाल संख्या बड़ी बेसब्री से उनके लिखे नए नॉवेलों का इंतजार करती है। सुरेंद्र मोहन पाठक आज अकेले ऐसे जीवित नॉवेल निगार हैं जिनकी किताबें पाठकों की 3 पीढ़ियों में एक साथ पढ़ी जा रही हैं। दिल्ली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज से रिटायर हुए सुरेंद्र मोहन पाठक 15 साल की उम्र से ही फिक्शन लिखने लगे थे। पहली बार उनकी लिखी कहानी 57 साल पुराना आदमी 1959 में मनोहर कहानियां में छपी, और पहला उपन्यास पुराने गुनाह नए गुनाहगार छपा 1963 में। सुरेंद्र मोहन पाठक एक गंभीर पाठक हैं और उर्दू, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में फिक्शन समेत तरह तरह की किताबें बड़ी लगन से पढ़ते आए हैं। उनके लिखने की तरकीब बहुत निराली है, जिसमें बहुत मेहनत, लगन और कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। सुरेंद्र मोहन पाठक का कहना है कि नॉवेल लिखने के लिए वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से नोट्स बनाते रहते हैं। कई बार जब कोई नया नॉवेल नहीं भी लिख रहे होते हैं, तब भी ये होमवर्क जारी रहता है जिसका रीडर को पता नहीं होता। क्राइम फिक्शन में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बारीकियां हों या फिर शहरों की भौगोलिक दूरियां, किरदारों के नाम हों या उनके आपसी रिश्ते, ये सब कुछ बहुत कुशलता और सावधानी की मांग करता है। आज 80 साल की उम्र में भी अपने नए नॉवेलों पर काम करते हुए सुरेंद्र मोहन पाठक लेखकीय संयम और कड़ी मेहनत का दामन नहीं छोड़ते। बहुत बहुत स्वागत है। हमको बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका बचपन कैसा है, किस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ? भाई बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स थे रहने वाले, वो बटाला के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में है, जिससे आजकल वो सन्नी देओल इलेक्शन लड़ रहे हैं। बटाला एक छोटी सी जगह है। तो लेकिन मेरे फादर की एम्प्लॉयमेंट लाहौर में थी। एक ब्रिटिश फर्म थी, कैलेंडर केबल कंपनी ऑफ इंडिया, उसमें वो स्टेनोग्राफर थे और वहीं बसे हुए थे। अपना मकान था, तो लाहौर से कोई शिफ्ट करने की तो कोई मर्जी भी नहीं थी उनकी। तो भाई बहन भी हम सब वहीं पैदा हुए हैं। कितने भाई बहन? 3 बहनें थी, एक भाई था, तो एक मैं अकेला भाई था। तो उस वक़्त तो ऐसा कोई इम्कान था नहीं कि कुछ होने वाला है, कोई गड़बड़ थी। अगर थी भी पार्टीशन की बातें, तो लोग नेता तसल्ली देते थे कि जो जहाँ बैठा है वहीं रहेगा, ये जोग्राफिकल डिवाइड है, इससे किसी की रिहाइश पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल में तो ऐसा नहीं हुआ, डिस्प्लेस होना पड़ा। और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफ्यूज़ी मूवमेंट मानी जाती है 47 की पार्टीशन। इससे बड़ी रिप्लेसमेंट दुनिया में आज तक दोबारा नहीं हुई। बहुत सरकार ने भी बड़ा कुछ किया दिल्ली में लोगों को बसाने के लिए, और बहुत वार फुटिंग पे किया, बहुत अच्छा काम किया, तारीफ़ में कह रहा हूँ। तो बेसिक्स तो यही है। बाकी लाहौर की याद है, उस गली की याद है, उस घर की याद है, उस इलाके की याद है। शाह आलमी गेट नाम था, स्टेशन से घर तक का रास्ता मालूम है और तो कुछ ज़्यादा याद नहीं। फिर खैर पार्टीशन के बाद आपके फादर जब यहाँ आ गए, तो यहाँ उन्होंने क्या किया? पार्टीशन के बाद हम हैरान हैं अपने फादर के डिसीज़न पर।
वो बटाला नहीं गए जहाँ की उनकी मदर रहती थी, उनके भाई रहते थे परमानेंट। 3 भाई थे उनके, उनकी फैमिलीज थी, मेरी दादी जिंदा थी, लेकिन वो वहाँ नहीं गए फैमिली के साथ। उनका जलंधर कोई दोस्त था जिसकी बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गई थी, तो उसका फ्लोर एक खाली था जो उन्होंने मेरे फादर को रहने के लिए दिया। तो उसमें आपको एक हैरान करने वाली बात है कि 2 बार मेरे फादर पार्टीशन के बाद भी लाहौर गए। उस वक्त कोई इंस्टेंट पासपोर्ट वीज़ा तो लागू हो नहीं गया था, किसी की हिम्मत है तो चला जाए। तो पहली बार तो ठीक ठाक लौट आए थे, दूसरी बार फंस गए थे। तो जाने की वजह ये थी कि जो घर का कीमती सामान था उन्होंने ये सोच के अपनी कंपनी में रख दिया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ की कंपनी थी, उसको कोई लूटेगा नहीं, तो वहाँ सेफ था वो। तो इसी उम्मीद में गए कि वहाँ से कुछ रिकवर करके ले आएंगे। दूसरे फेरे में फंस गए, कुछ ले भी आए आखिरकार, लेकिन बड़े हौसले का काम था। बस घर में तबाही का आलम था जब लौट के नहीं आए। उसके बाद 8-9 महीने मेरे फादर दिल्ली में अकेले रहे, और उनको वही ब्रिटिश फर्म की नौकरी जो है दिल्ली में स्टेनोग्राफर की मिल गई। तब उन्होंने घर बार कोई देखा और फिर हमें लेके दिल्ली गए। तो जो आप अपना बचपन जब याद करते हैं तो वो कैसा है? वो बहुत मुश्किलों और तंगियों से भरा है, या कि आपके वालिद ने आपको ठीक से पाला? नहीं, कोई इतनी इवेंटफुल बाल नहीं था। हम बहुत छोटे थे, पार्टीशन से हम इफेक्टेड नहीं थे। वो जिस तरह के वो दिखाते हैं ना हैवक फिल्मों में, काफिले आ रहे हैं जा रहे हैं, वो थोड़ी दानिशमंदी थी मेरे फादर की। पहले ही हम चले आए थे वहाँ से, तो हमने वो टेरर लोकल तो देखी, गोलियाँ चल रही हैं, आग लगी हुई है, वो मोहल्ले में आधी रात को कोई लाश फेंक जाता था, ऐसी ऐसी वारदात तो देखी, लेकिन कोई व्यापक नहीं देखा। व्यापक उससे पहले हम जलंधर आ गए थे। हम पार्टीशन से अलग दूसरी बात पूछ रहे हैं कि जो आपका बचपन गुजरा वो बहुत एक खुशहाल बचपन है, या उसमें बहुत मुश्किलें हैं? खुशहाल कहाँ से होता, सारी फैमिली स्ट्रगल में थे, डिप्रेविटी में थी, सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स थे। ये मेरे फादर की खुशकिस्मती थी कि नौकरी बहाल हो गई। बाकी लोकल्स जो थे वो तो रिफ्यूजियों के कपड़े उतारते थे। जो जिस मकान की 5 रुपये किराया नहीं मिलता था उसके 60 रुपये 70 रुपये वसूल करते थे। तो बहुत लूटा रिफ्यूजियों को। तो उसके बाद कोई सरकार को चेतना आई, उन्होंने एक रेंट कंट्रोलर का महकमा बनाया। तो उन्होंने फिर डंडे से वो किराए आधे से भी कम कराए, तब जाकर रिफ्यूजियों को कुछ राहत मिली। दूसरे ये जितनी दिल्ली की कॉलोनी है, लाजपत नगर, पटेल नगर, सेवा नगर, ये राजेंद्र नगर, ये सारी रिफ्यूजी कॉलोनी है। मास स्केल पर फ्लैट्स बने वहाँ छोटे छोटे, वो 8,000 रुपये किस्तों में सरकार लेती थी, 2 कमरे होते थे, यार्ड वगैरह का। आज उसकी कीमत 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए है उस छोटे से मकान की, 80 गज में बने की। लेकिन वो तारीफ़ी बात है कि बहुत रफ्तार से काम हुआ और सबको अलाटमेंट हुई। कोई बदकिस्मत होगा जिसके वो नहीं सिलसिला रहा। हमें लाहौर के अपने मकान का क्लेम मिला, बात छूट गए का पैसा नहीं, एक प्लाट मिला जमरूदपुर में। आज होता तो करोड़ों का होता, लेडी श्री राम कॉलेज के सामने। लेकिन स्ट्रगल बहुत थी, स्ट्रगल। रोटी है तो दाल नहीं है, दाल है तो रोटी नहीं है। माँ मेरी सारा दिन काम ही करती रहती थी भाई, इतना काम होता था। फादर को नौकरी के अलावा और किसी मामले में फुर्सत नहीं। और सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये हुई कि बच्चे रुल रहे हैं, स्कूल के इतने बच्चे इकट्ठे आ गए, तो स्कूल कहाँ से मिले उनको। उसकी फिर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, नए स्कूल नहीं खोले, 2-2 शिफ्टें करी, स्कूलों की भर्ती ज़्यादा करी कि क्लासरूम नहीं है तो पेड़ के नीचे बैठो। मैं घर से चटाई लेके जाता था वहाँ बैठने के लिए, बैठ के आ जाते थे। 7-8 महीने पढ़ाई नहीं हुई। उसके बाद फिर कुछ सिलसिला रेगुलर हुआ, फिर हिंदी इम्पोज हुई। हमें हिंदी की आदत नहीं थी, मैंने 3 जमातें उर्दू में पढ़ी। हमारे लिए वो भी दिक्कत की बात थी कि नए सिरे से हिंदी पढ़नी है, जबकि भर्ती में वहाँ 3री क्लास में हुआ था। लेकिन बहुत दिक्कत के थे, बहुत स्ट्रगल थी, बहुत स्ट्रगल थे।
फिर आपने ये जो बचपन गुजरते गुजरते और फिर आपने पढ़ाई क्या पूरी की? पढ़ाई तो अपनी पोल खोलने वाली बात थी। बतौर स्टूडेंट तो नालायक ही थे। फादर बहुत नाखुश थे। एक बात थे, लोगों कहते थे कि एक ही लड़का है, नालायक है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। सुनना पड़ता था, क्या करे, कोई झूठ भी नहीं बोलते थे। झूठ भी नहीं बोलते थे। हायर सेकेंडरी रो के पास की, लो सेकेंड डिवीज़न में, दिल्ली में दाखिला नहीं मिलता था। और जगह की मेरे फादर की पढ़ाई की हैसियत नहीं थी, फिर भी उन्होंने जलंधर भेजा, डीएवी कॉलेज में दाखिल कराया। 3 साल वहाँ पढ़ा, वहाँ भी फाइनल में फेल हो गया। उसके बाद फिर दोबारा रोते धोते फाइनल में पास हुआ। फिर आवारागर्दी, नौकरी ढूंढो। तो एमए ज्वाइन कर ली, ये सोच के कि ये ना कहे कोई कि अब बेकार फिर रहा है, वो का क्या कर रहे हैं जी, एमए कर रहे हैं। वो किस्मत देखो, पास भी हो गया। एमए किस में कर रहे थे, किस सब्जेक्ट में? मैथ्स में एमएससी कहते थे मैथ्स को। उसके बाद भी बहुत ही शिद्दत से ऐसी नौकरी मिली कि जो गैरत कबूल ना करे, लेकिन बाप का डंडा था, उसने कहा वारागर्दी से अच्छी बात है, इसलिए तू ज्वाइन कर ले। और उसी नौकरी में मैंने 34 साल गुजारे। क्या नौकरी थी वो, और वो मिली कैसे? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ में मिली की भी अनोखी स्टोरी है कि मैं वहाँ भी फेल हो गया था। वहाँ एक टेस्ट था जिससे वो नौकरी मिलनी थी। वो टेलीफोन इंस्पेक्टर पोस्ट होती थी, 200 रुपये तनख्वाह थी। उसमें भी मेरे को चिट्ठी आ गई कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। वो संजोग ऐसा हुआ, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था उसने कहीं और ज्वाइन कर लिया, तो सारी प्रोसेस दोहराने की जगह उन्होंने मेरे को बुला लिया, रिजेक्ट कैंडिडेट को। नहीं तो फिर वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। तो इन बखेड़ों से बचने के लिए वो खैरात में मिली नौकरी मेरे को, जो वो भी मैंने 34 साल निभाई। बाद में अच्छा हो गया था, रुतबा भी हो गया था, लेकिन था चिकन फीड वाला ही मामला। पहले जब आपने ज्वाइन किया तो बताओ, और क्या ज्वाइन किया वहाँ? इंस्पेक्टर कहते थे उसको, वैसे वो ग्लोरीफाइड नाम था, असल में मैकेनिक ही होता था। टेलीफोन ठीक करो, टेलीफोन एक्सचेंज ठीक करो, लोगों की मेज़ों के नीचे घुस के तार टूटो, ढूंढो कहाँ टूटी हुई है। बहुत डिसग्रेसफुल जॉब लगती थी। ये वाला काम कितने साल आपने किया? ये जो बिल्कुल जो फुटवर्क जिसे कहते हैं, वो कितने साल किया? कौन सा वर्क? ये जो मेज़ों के नीचे घुस कर करो वगैरह। ये 10 साल किया। फिर टूर पे भी जाना पड़ता था। फिर वो टेक्नीशियन प्रमोशन हो गई, टेक्नीशियन कहने लग गए, लेकिन काम में कोई तब्दीली नहीं आई। काम वही था, पेचकस प्लास वाला ही, लेकिन काम जरा अच्छी तरह सीख गए, इसलिए दूर दूर बाहर भी जाना पड़ता था। बहुत परेशानी थी। यहाँ पे दिल्ली में ऑफिस कहाँ था आपका? दिल्ली में इंजीनियरिंग ऑफिस दरियागंज में था, अभी भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कनॉट प्लेस में है। आपके 34 साल कहाँ गुजरे? दरियागंज में। दरियागंज। तो ये नौकरी आपने फिर शुरू कर दी होगी? हाँ, छोड़ी नहीं। बहुत मामूली तनख्वाह थी मेरी। 1998 में भी जो कैरी होम सैलरी थी 12,000 रुपये थी। और ज्वाइन कितने पर किया था? 200 रुपये। और उस वक़्त मेरे को नावल के 2.5 लाख रुपए मिलते थे। नावल पर तो आएंगे, लेकिन ये बताइए कि पढ़ने लिखने की, जो पढ़ने की कोई आपकी का उसका शौक़ कॉलेज के ज़माने में ही आपको कुछ हो गया था, ये कैसे हुआ? तब भी पढ़ता था, इसीलिए तो फेल हुआ। फेल होने की वजह ये थी, तब भी नावल मैगजीन जो हाथ में आ जाए, वो आदत दोबारा छूटी नहीं कभी भी। ऊपर से नौकरी नामुराद मिली। दफ्तर में तो बैठना होता नहीं था, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ भी बैठ के नावल पढ़ना, घर पे भी नावल पढ़ना। तो नावल की जो खपत थी, उसी ने ओवरफ्लो ने राइटर बनाया। बहुत राइटिंग में भी बहुत स्ट्रगल हुई। पहला नावल किसी ने सिफारिश से छाप दिया, दूसरा 1.25 साल नहीं छपा, धक्के खाता रहा, आज भी गायब है। अभी हम सुरेंद्र मोहन पाठक के पाठकीय व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सुरेंद्र मोहन पाठक खुद पाठक कैसे हैं और क्या पढ़कर वो लिखने की तरफ बढ़े। हमको बताइए सुरेंद्र मोहन जी कि आप बतौर पाठक किस तरह की किताबें पढ़ते हुए लिखने की तरफ बढ़े? भाई, जब छोटा था तब तो सब कुछ पढ़ता था, जो हाथ आ जाए। कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि अपनी तो औकात थी नहीं किताब खरीदने की।
लैंडिंग लाइब्रेरी से लाते थे या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में किताबें देखते थे। उसमें भी एक क्राइटेरियन होता था, जो किताब सबसे खस्ता हालत में हो मैं वो इशू कराता था, क्योंकि इसका मतलब ये बहुत लोगों ने पढ़ी है, जो नई है जिसकी हालत बिगड़ी नहीं है उसको कोई नहीं इशू करा रहा। तो मेरे को कभी उससे नाउम्मीद ही नहीं हुई, खस्ता हाल किताब हमेशा बेहतर ही निकलती थी। लेकिन जिस टाइप के मैं नावल पढ़ लिखता था वो रीडिंग नहीं थी। वो तो मैं बड़े ठसेदार राइटर पढ़े, किशन चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, वाजिदा तबस्सुम, ये क्या नाम है इनका, कमलेश्वर, महीप सिंह, मोहन राकेश, उर्दू के अहमद नदीम कासिमी है, पाकिस्तान के कुछ राइटर थे, उनकी किताबें इंडिया में अवेलेबल होती थी। जासूसी का चस्का एक कंपनी ऐसी बन गई, साथ ऐसा बन गया, उससे लगा। वो एक लड़का मेरा क्लास फेलो था, वो लैंडिंग लाइब्रेरी पर एक आने किराए पे, एक आने या दो आने थे, दो आने किराए पे किताब लाता था। उसके फादर की लाल किले मीना बाज़ार में दुकान थी, जो स्कूल से छुट्टी करके वहाँ उसको दुकान पे हाजिरी भरनी होती थी। तो उसने एक बार किताब मेरे को दे दी ध्वनि के साथ कि मैंने पढ़ ली है, तो उसको वापस कर देना। मेरी उत्सुकता जागी, मैं घर जाने की जगह पास में गौशाला थी, उसके पीपल का पेड़ था, उसके चबूतरे पे बैठ के मैंने वो सारी किताब पढ़ी और उसके बाद लौटा के आया। तो माँ ने पूछा देर से कोई आया, मैंने कहा मास्टर ने रोक लिया। तो उसके बाद मैं ही इसरार करने लग गया, यार तू वापस ना किया कर, वापस करने मैं जाया करूँगा। ये गौशाला कहाँ थी, कहाँ पर गौशाला? वही शादरे में रहते थे पहले, हम रिफ्यूजी थे जब, स्कूल के सामने ही थी गौशाला। 200 गज पे किराए का मकान था जहाँ हम रहते थे। तो तब चस्का लगा, फिर मैं भी घर लाने लग गया किसी तरह से, तो मैं भी लेके आने लगा चोरी छुपे के। वो क्या किताबें थीं जो वो जासूसी नावल थे। उन दिनों इब्ने सफ़ी बहुत बड़े सितारे थे इस धंधे के, अकरम इलाहाबादी बहुत बड़े सितारे थे, उनकी किताब पढ़ के मज़ा आता था। नई ना मिले कोई तो पुरानी फिर पढ़ लेते थे। और उस दौर के जितने राइटर थे सारे पढ़े, कोई चॉइस नहीं थी, मतलब ये चुन के पढ़ाओ कि इसको पढ़ना, ये बात नहीं थी। एक नहीं मिला दूसरा दे दो, दूसरा नहीं मिला तीसरा दे दो, ये सिलसिला। ज़्यादातर ये उर्दू की किताब, उर्दू में लिखी हुई किताबें थी? इब्ने सफ़ी की उर्दू में थी, बाकी किस ज़बानों में बाकी थी? हिंदी में थी, ट्रांसलेट होती थी, बहुत घटिया ट्रांसलेशन होता था, क्योंकि इब्ने सफ़ी तो पाकिस्तान चले गए थे, उनकी किताब कराची से छपती थी और उसका जो ट्रांसलेशन यहाँ इलाहाबाद में छपता था। तो वो बहुत पॉपुलर थे, बहुत मशहूर ये थे। दोस्त कौन था जिसने ये किताबों का चस्का वो भी लगाया? राइटर हैं इस वक्त के मशहूर, वेद प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश काम्बोज नाम था। 80-90s में बड़ा नाम कमाया उन्होंने। अभी भी लिखते हैं लेकिन और तरह का लिखते हैं, जब मिस्ट्री नहीं लिखते। वेद प्रकाश जी आपके साथ पढ़ते थे? हाँ, एक ही बेंच पे बैठते थे। अच्छा। हायर सेकेंडरी तक पढ़े साथ। हाँ हाँ। और वो अभी आपके कैसे दोस्त हैं? अभी बस मुलाकात तो है नहीं, जब किशन नगर रहते थे तो हो जाती थी 2-3 हफ्ते में एक बार, अब तो पॉसिबल नहीं है। एक आध बार मुलाकात हुई, एक इक्का दुक्का बार फ़ोन पे हो जाती है मुलाकात। फिर रिहाइश बदले तो प्रायोरिटीज़ बदल जाती है ना। अभी कहाँ रहते हैं वो वेद प्रकाश जी? वो शादरे ही रहते। वो शादरे ही रहते हैं। अच्छा, तो ये जो पढ़ने का जो सिलसिला था वो लिखने में कब बदला? लिखने में उसकी सोबत ने बनाया। एक उनके उस्ताद थे ओम प्रकाश शर्मा, वो यहीं रहते थे पहाड़ी धीरज में दिल्ली में, बहुत मेहनती आदमी थे, बहुत मेहनती आदमी थे। उनकी मेहनत का मेरी टाइप का नमूना था कि वो दिल्ली क्लॉथ मिल में लूम ऑपरेटर थे, वो खड्डी होती है जो चलाते हैं, मिल मजदूर थे। फिर भी वो नावल लिखते थे और 7 बच्चे थे उनके, छोटे छोटे 7-10 के 2 कमरे थे जिनमें दोपहर को भी रोशनी नहीं जाती थी। उसमें उनका रहन सहन था, वहीं रसोई थी, वहीं नहाना था। और ये बाइसिकल के आगे जो टार्च लगती है ना सेल वाली, ये सारे बच्चे बीवी सोए होते थे तो उसकी रोशनी में रात को नावल लिखते थे। 100 रुपये मिलते थे, बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में 100 रुपये मिलना। तो उनकी शागिर्दी की, तो पहला नावल भी उन्हीं की सिफारिश से छपा था।
उसके बाद उन्होंने तरक्की कर ली, नौकरी छोड़ दी, मेरठ चले गए। मेरठ में उनका अच्छी औकात बन गई, बच्चे भी कारोबार में लग गए, खुद पब्लिशर बन गए, अपना मकान बना लिया। मतलब ये लेड ए वेरी गुड लाइफ। शुरुआती दौर सबके साथ सख्त होता है, लेकिन आखिर में बरकत ने अपना जलवा जलाल मुकम्मल तौर से दिखाया उनको। तो पहला नावल तो उन्होंने ही छपवाया, दूसरा नहीं छपवा सके। 1.25 साल लग गए छपने में दूसरे में। खैर, पहले नॉवेल से पहले तो आपकी पहली कहानी छपी। स्टोरीज वैसे भी छपते थे। वो स्टोरीज इसलिए छपते थे कि एक तो मेरा फिल्मी मैगजीनों से बड़ा वास्ता था। उनके यहाँ कोई पेजेस की एक हिसाब होता है कि इतने ज़रूर छापने हैं, तो वो पेजेस में मैटर शार्ट पड़ जाए तो मेरे को कह देते थे भी कहानी लिख दे, 20 रुपये मिलते थे, मैं फट तैयार हो जाता था। तो ऐसे मैंने काफ़ी कहानियाँ लिखी, अच्छी मैगजीनों में लिखी, नई सदी में, निहारिका नहीं, में। आप ये लिख सकते हैं और वो छपने लायक है, ये किसने फैसला किया? मतलब खुद आप? वो करते हैं, पब्लिशर ही करते हैं, रिजेक्ट भी कर देते हैं। नहीं, जो शुरुआती चीज़ जो जैसे आपकी तो मनोहर कहानियां में शुरुआत में तो मैंने डाक का सहारा लिया। आजकल जैसा बुरा हाल नहीं था डाक का, गारंटी होती थी कि चिट्ठी आपने भेजी है तो पहुंच जाएगा। तो मैं कहानी लिखता था और किसी पब्लिकेशन में भेज देता था, लौट आती थी तो दूसरे को भेज देता था, लौट आती थी तीसरे को भेज देता था। उन दिनों बहुत मैगजीन थी 60s में, तो फिर एक में मैंने मनोहर कहानियाँ भेजा तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही छप गई। जो मनोहर कहानियां में छपी वो उससे पहले कितनी जगहों पर रिजेक्ट हो चुकी थी? उससे पहले कहाँ कहाँ रिजेक्ट हो चुकी थी, वापस आ चुकी थी? वापसी क्या, बहुत मैगजीनों में, जितनी भी इस टाइप की मैगजीन थी, माया, सारिका, अब कई मैगजीनों के अब नाम भूल गए मैंने सब। एक वो 20वीं सदी उर्दू की मैगजीन होती थी, उसका हिंदी इक्विवेलेंट नहीं सदी थे, शमा का हिंदी इक्विवेलेंट सुषमा थी, ऐसी बहुत मैगजीनें थी। तो लेकिन वो अब मनोहर कहानियाँ में भी दोबारा भेजने से नहीं छपी। ये जो छपी उससे पहले कुछ अनछपी भी आपके पास पड़ी रह गई? हाँ छपी, लेकिन वो मनोहर कहानियाँ की छपी ने बुनियाद बना दी। हाँ। थोड़ी सी मेरी आइडेंटिटी बन गई भी कि अच्छी मैगजीन में कहानी छपी यानी है। छपने का जो ख्वाब था वो कितने बरस या महीनों में पूरा हुआ कि छप जाए, कोशिश जारी रही? कितने? वो तो बहुत कोशिश जारी है। फिर 63 में पहला नावल छपा, दूसरा 65 में छपा। हम अफसाने की बात पूछ रहे हैं। हाँ मैं बताता हूँ। बीच में मैं मतलब इस धंधे से बाहर ना हो जाऊँ, इस वजह से मैं एक कॉलम लिखता था फिल्म मैगजीन में, जो बहुत पॉपुलर हुआ। इतना पॉपुलर हुआ कि लोग मैगजीन मेरे कॉलम से खोलते थे। वही बात की बात। पहले वो पढ़ते थे फिर वो पढ़ते। वो कॉलम मैंने 3 साल लिखा, मिलता तो कुछ भी नहीं था, 30 रुपये मुश्किल से मिलते थे। लेकिन उस कॉलम ने मेरी इतनी मशहूरी की, उसमें मेरा नाम पूरा नहीं छपता था, सुमोपा छपता था। तो एक चित्रलेखा भी उतनी बड़ी मैगजीन थी, उसके साथ मेरा उठना बैठना था। उम्र का तो बड़ा फ़र्क था, लेकिन वो एक बार बैठक में कहने लगा, यार एक राइटर है बॉम्बे में, पता नहीं लग रहा है कौन है, वहाँ से कॉलम आता है, वो साला हमने जोर लगा लिया कि हम जितने मर्जी पैसे दो हमारे लिए लिख दो। मैंने कहा भी मैं लिखता हूँ। वो माने नहीं, वो कहे पागल है, इतना बड़ा कॉलम तू कैसे लिख सकता है? मैं कहा ये देखो सू मो पा, ये मेरे इनिशियल्स है। कहता है इनिशियल्स क्यों हैं, पूरा नाम क्यों नहीं है? मैं क्या, साथ में मेरे नाम से कहानी भी छपती थी, तो एक मैगजीन में 2 जने कंट्रीब्यूटर हो, 2 जनों की कंट्रीब्यूशन हो, ये अच्छा नहीं लगता। तो जो मुझे 35 रुपये मिलते थे उसने मुझे 100 रुपये दिए कि तू हमारे लिए लिख। लेकिन देखो किस्मत की बात है कि जिस चीज़ की, जिस आइटम की फिल्मी दुनिया में वाह वाह हो रही थी, वो उसके यहाँ नहीं चली। तो 2-3 बार उसने छाप के बंद कर दिया। वहाँ मैं पहले ही बंद कर चुका था, तो उसने मेरे को पास नहीं फटकने दिया। तो नावल का जो आप कह रहे हैं उसका संयोग ऐसे हुआ। उनका नावल का तो हम नहीं कह रहे हैं, हम अभी आपसे अफसाने के बारे में पूछ रहे हैं। यानी कि जो लिखने की कोशिशें थीं वो छपने में बदलें, छप जाएं। कितने साल ये इंतज़ार करना पड़ा कि कोई चीज़ छप जाए? कोई चीज़ छप जाए, अगर वो मनोहर वानिया की कहानी ना गिने तो 4 साल। 4 साल। तो क्यों आपको छपना था और क्यों लिखना था? भाई उसका जो ऑनेस्ट आंसर है वो ये था कि मैं एक घोर गरीब परिवार से बिलोंग करता था।
मामूली नौकरी मिली, 200 रुपये क्या होते हैं, उस ज़माने में भी कुछ नहीं थे। तो मैं आई वांटेड टू इम्प्रूव माई लॉट, कोई ऐसा कारोबार, कोई ऐसा तरीका सूझे कि मेरी इनकम में कुछ इजाफा हो किसी तरीके से, कोई मेहनत कर लूँ। अब जल्दी तो धो नहीं सकता, रिक्शा तो चला नहीं सकता, कोई ऐसा ही काम सोचता ना जिसमें कोई थोड़ा बहुत मेरा दखल हो। तो उस वक्त मुझे राइटिंग में दखल दी, लगा कि मैंने बहुत पढ़ा है तो कोशिश करता हूँ शायद मैं भी लिख सकूँ। लिखते थे, लोग खिल्ली उड़ाते थे, रिजेक्ट कर देते थे। नावल ने तो बहुत धक्के खाए, इस चक्कर में 2 नावल की स्क्रिप्ट आज भी गायब है। पब्लिशर मानता ही नहीं, वो कहता है दे दी होगी, हमें नहीं पता कहाँ गई। एक स्क्रिप्ट अभी भी वजूद में है, वो उसका जिसके पास है वो मेरे को ही लाखों में बेचने की कोशिश कर रहा है, मेरी किताब को। हाँ, मेरे को ही लाखों में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो धक्के तो बहुत खाए। 10 उसके बाद शुरुआत हो जाने के बाद भी 10 साल बहुत संकट के थे। ये लगता था पता नहीं अगला छपेगा कि नहीं, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। वो तो खैर मेहनत का तो आपके जवाब नहीं है, वो तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसमें एक काम मैंने फिर भी किया, मैंने कभी लिख के नहीं रखा। जैसे होता है ना, भी खाली बैठा हूँ तब तक लिख लेता हूँ, लिख के नहीं रखा। लिखता ऑन असाइनमेंट ही था मैं। ये नहीं है कि मेरे पास पहले से तैयार है, ले दो। उसके लिए मैंने कई बार मेहनत की। एक सूरत का पब्लिशर था, उसका नया धंधा था, चंदन पॉकेट बुक नाम था। तो उन दिनों AH व्हीलर पर किताब अगर रिकमेंड हो जाए तो 280 स्टॉलों पर वो दिखाई देने लगती थी, जो बड़ी पब्लिसिटी का सोर्स था, सेल का भी सोर्स था। उसका मालिक आया दिल्ली से, उसने आगे इलाहाबाद जाना था। वो मेरे से मिला तो बोला भी नावल लिखेगा? मैं क्या लिखूँगा, कितने पैसे मिलते हैं तेरे को? मैंने कहा 250 मिलते थे। मैंने 500 कहा। कहता मैं 800 दूंगा, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, 4 दिन बाद लौटूंगा, मुझे स्टेशन पे स्क्रिप्ट दे के जाना, मैं तेरे को वहीं पैसे दे दूंगा। अब 250 मिलते थे, 500 झूठ बोला, 800 की कमिटमेंट हो गई। मैं तो दीवाना हो गया। 4 दिन छुट्टी ली, सवेरे शाम रात किसी तरह से कागज़ रंगे और स्टेशन पर उसको स्क्रिप्ट पकड़ा के आया, और उसने दे भी दिए। उसके बाद उसकी किताब की सेल भी अच्छी हो गई, वो पक्का गाहक बन गया मेरा। पॉकेट बुक नहीं चली उसकी, लेकिन अदरवाइज वो ऐसा था, राजपाल राजकमल जैसा इम्पॉर्टेंट पब्लिशर था। लेकिन उससे कम से कम ये दिखाई तो देने लगा मार्केट में ना मैं। लेकिन उसके बाद 20 साल बाद एक दौर ऐसा आया, जैसे कहते हैं कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। तब एकदम सडन आइडेंटिटी बनी मेरी, सडन आइडेंटिटी। एक पर्टिकुलर किताब थी, उसने ऐसा जलजला खड़ा किया कि सारे पब्लिशर दिल्ली के हमारे घर, सबको पता था नौकरी करता है, तो संडे को ही आते थे। 2 मोड़ पे खड़े हैं, 2 इस मोड़ पे खड़े हैं, 2 कार पे बैठे हैं अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए, एक मेरे पास बैठा हुआ है। लेकिन मैं उस टाइम को कैश नहीं कर सका, मेरे को तो 4 टाइम भी पैसे मिल जाने थे। मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं उसी पब्लिशर से चिपका रहा, बेकार की वो दिखाई लॉयल्टी दिखाई, उसी से चिपका रहा, उसी को इसरार करता रहा भी कुछ पैसे फालतू दे दो, बड़ा नाम हो गया मेरा। तो उसके बाद थोड़ा सा उसने इजाफा किया, लेकिन जितना इजाफा किया उससे 3 टाइम मेरे को मुंह से कह के गए थे लोग। उस बेवकूफ़ी के लिए मैं बहुत पछताया। उसने मुझे 10 साल पीछे धकेल दिया आगे करने की जगह। लेकिन उससे बुनियाद ऐसी बन गई कि फिर वो दौर नहीं आया कि किताब छापने वाला ही कोई ना हो, ऐसा नहीं था। वो बारगेन में दिक्कत हो भी, इतने ले लो, ये वो जो को, तो ये नहीं दौर आया कि किताब कोई छापने वाला ही नहीं है। तो अब तो वो धंधा ही बंद है, पॉकेट बुक तो ख़त्म हो गई है। पहले ये डिमिनिशिंग ट्रेड था, अब तो डिमिनिस्ड ट्रेड है। 60-70 पब्लिशर थे 90s में 80s में, अब एक सिंगल नहीं है। एक मेरठ में है टूटा फूटा, उसकी भी कोई पूछ नहीं है, कोई चलते नहीं है। रवि, वो रवि पॉकेट बुक है, लेकिन वो भी नाम मात्र कोई है। कोई किसी को कोई वो राइटर को सपोर्ट कर सकता हो, ऐसी औकात उसकी खुद की नहीं है। मेरी किस्मत ये थी कि मैंने डाइवर्सिफाई किया, मैंने अपने नावल का ढंग बदला। मैंने कहा ये जासूसी का ठप्पा जो है ना, ये ख़राब करता है, इसमें थोड़ी एक चीपनेस दिखाई देती है, जासूसी नावलिस्ट ये वो। तो मैंने पहले तो उसको थोड़ी सी इज्जत अपने हिसाब से की, मिस्ट्री राइटर।
फिर उसको मैंने अपने आप को एक जनरल राइटर के तौर पर प्रोजेक्ट किया और हार्पर कॉलिन को दी किताब, वो जजमेंट के लिए। वो उन्हें फ़ौरन पसंद आ गई और उन्होंने छापी भी उसी अंदाज से कि जैसे कोई जनरल बुक्स अच्छी लिटरेरी किताब छपती है, वो बहुत चली। तो उसके बाद अच्छा दौर चला, 19 किताब छपी मेरे। उसमें भी मैं कोई पब्लिकेशन की पॉलिटिक्स में फंस गया, जिसकी वजह से मुझे अच्छा भला चलता कारोबार छोड़ के वेस्टलैंड में जाना पड़ा। ऑन टोस तो रहना पड़ता है। जिस किसी ने भी कारोबार को कंफर्टेबली लिया ना कि भी आई हैव अराइव्ड, मेरा तो अब जो कमाल करिश्मा स्थापित हो गया, मैं तो बुलंदी पे जहाँ पहुँचना था पहुँच गया हूँ, उन्होंने खता खाई। ये कितने ही राइटर ऐसे थे जिन्होंने बहुत बुलंदी देखी, अकरम इलाहाबादी, वेद प्रकाश काम्बोज, साधना प्रतापी, SN कंवल, कितने ही ऐसे लेखक थे जो मतलब है बोरा गए कि भाई अब तो हमारा जैसा मर्जी लिखा चलता है। घोस्ट राइटिंग कराने लग गए कई जने, तो अपने नाम से छप रही है, दूसरा जना लिख रहा है और पब्लिशर के नॉलेज में ये हरकत करते रहे कि मेरे को नाम के पैसे दे दो, जिससे मर्जी किताब लिखवा लो, मैं एतराज़ नहीं करूँगा। तो फिर दे बार नोवेयर अल्टीमेटली। इतना थोड़ी धोखे फरेब चलते हैं। पढ़ने वाले भी सियाने हो गए तब तक पूरे, तो बिना ही मौत राइटरों की हुई वो एक तरह से। फिर घोस्ट राइटर की लानत बहुत देर चली। सारे पब्लिशरों ने फैसला कर लिया कि मेरे जैसे राइटर को छापना ही नहीं है, अपने राइटर प्रमोट करो, भारत सीरज, राम रहीम, जो भी नाम सूझे उसको साबन की तरह पेटेंट करा लेते थे और जिससे मर्जी लिखवा के उसके नाम से किताब छापते थे और जो स्क्रिप्ट के पैसे बचाते थे उसकी जोर से पब्लिसिटी पर खर्चा करते थे। तो ये कर्नल रंजीत घोस्ट राइटर थे, हिंदपाकड़ बुक के बहुत चले। एक मनोज राइटर था, राजवंश राइटर था, राजहंस राइटर था, वो फिर भी एज घोस्ट राइटर भी चल गए। ऐसे घोस्ट राइटर दो टाइप के थे। एक तो वो घोस्ट राइटिंग पर ही डिपेंडेंट थे क्योंकि उनकी लिखी किताब चलती ही नहीं थी और पब्लिशर अपने आप को बड़ा सियाना समझते थे, तो उनको गाइड करते थे कि भाई ये इस टाइप की किताब मशहूर हैं, ऐसे तू लिखने की कोशिश कर, हम देखेंगे। कुछ आल्टर कराते थे तो करा लेते थे। एक तो घोस्ट राइटर वो थे जो बेरोज़गार थे और घोस्ट राइटिंग के लिए तैयार है। एक दूसरी जो नामुराद क्लास निकल आई थी वो ये थी कि उनके अपने नाम से नावल छपते थे, आराम से छपते थे, लेकिन पब्लिशर कहता था कि तू मेरे घोस्ट राइटर के लिए स्क्रिप्ट ले तो तेरे को डबल पैसे दूंगा। तो वो डबल पैसे के लालच में वो उल्टी सीधी स्क्रिप्ट बना के दे देते थे। अब देखो ना, राइटर को तो क्रेडिट मिलना नहीं, किताब अच्छी है तो वो तो बदनामी है, तो घोस्ट नाम की होना है। और फिर घोस्ट राइटिंग भी बड़ी देर में रीडर्स की समझ आए कि ये नकली है। वो समझ कैसे आए कि जेन्युइन राइटर की फ़ोटो छपती थी, घोस्ट राइटर की फ़ोटो नहीं छपती थी। तो वो सवाल करने लग गया भी अगर भारत, धीरज, सूरज, कर्नल रंजीत जेन्युइन राइटर है तो इनकी तस्वीर क्यों नहीं छपती, जैसे SM पाठक की छपती है, जैसे वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा की जाती है। फिर उनको अक्ल आ गई। लेकिन पब्लिशर का जो मंसूबा था वो ये था कि हम घोस्ट राइटर्स को इतना पॉपुलर करें कि ये सारे राइटर फ़ोटो वाले, उनको फ़ोटो वाले राइटर कहते थे मेरे जैसे के, ये कटोरा लेके घूमेंगे हाथ में और हम ही से आके दरख्वास्त करेंगे कि हमसे नावल लिखवा लो। तो बहुत बुरे दिन, शुक्र है ट्रेड को नहीं देखने पड़े। लेकिन जो 80-90s में सब ने चांदी काटी, इतना पैसा कमाया, उस सब का बेड़ा गर्क इस एक मूव ने किया था कि सारे ही बड़े पब्लिशर घोस्ट राइटिंग की शागिर्दी करने लगे, इंक्लूडिंग हिंदपाकड़ बुक, जिनका कौन लोग लिखते थे, ये कौन घोस्ट थे? वही ट्रेड का ही होते थे। कुछ घोस्टों के नाम बताइए जरा। अब क्या बताऊं, जाने दीजिए। ट्रेड के ही होते थे। लेकिन पब्लिशर की क्या स्ट्रेटजी थी, एक बैंक बनाया होता था उसने स्क्रिप्ट्स का। जैसे सीरियल आता है तो एक ही सीरियल तो नहीं बनता है ना, बाकी बन रहे होते हैं। तो एक जब 6-7 एपिसोड का बैंक बन जाता है तब टेलीकास्ट शुरू होता है। तो इन्होंने स्क्रिप्ट्स का बैंक बनाया हुआ, जिससे मर्जी लिखवा लो, रख जाओ, पैसे वाले लोग हैं, पैसे दे देंगे छपने का, हम देखे रहे।
50-50 स्क्रिप्ट थी पब्लिशरों के पास। और जब वो टाइम आता था भी भारत के नाम से छपनी है, सूरज के नाम से, तो कोई सी निकाल के पकड़ा देते थे। अब ऐसे राइटर चलता है। राइटर की एक कमिटमेंट होती है, एक निष्ठा होती है जो उसकी कलम दवात से जुड़ी हुई होती है। ऐसे थोड़ी होता है वो। फिर उन्होंने, अच्छा हुआ कि अपने ही जो चाल थी वो उनको उल्टी पड़ गई और ये धीरे धीरे सारा ट्रेड ख़त्म हो गया। ट्रेड ख़त्म हो गया सारे। अब जो 2-4 पॉकेट बुक के पहले पब्लिशर थे वो कोर्स की किताबें छापते हैं, 4वीं 5वीं जमात की, किसी की चलती है किसी की नहीं चलती। राजा पॉकेट बुक बहुत बड़ा बैनर था, उसका कॉमिक लाख कापी बिका, लाख कापी है, 5,000 नहीं चलता। बुक्स बंद हैं, बुक्स बंद है, वो भी अब एजुकेशनल बुक्स में आ गए। अब पब्लिकेशन के सिवाय जब कोई कारोबार कभी किया ही नहीं तो जाके कोई रेफ्रिजरेटर का शोरूम तो खोलने से रहा, तो फिर उसी धंधे में कोई जोड़ तोड़ कर लेते हैं। अच्छा, तो जो आपने पहला जो नावल आपका छपा, जो उस नावल को लिखते वक्त आपने ये तय कर लिया था कि आपको इसी जॉनर में लिखना है, क्राइम फिक्शन में जाना है, क्राइम फिक्शन ही आपका नहीं, मेरे को ऑफर ही क्राइम फिक्शन लिखने की थी ना। वो मेरे को सोशल लिखने को कहते तो मैं तो मजबूर था, मैं सोशल लिख देता। आप सोशल की बात करते हैं, वो मेरे को कोई कहता है तो मोटर मैकेनिक गाइड लिख दे, मैं तो वो लिखने को तैयार हूँ। 4 किताबें इस टाइप की लाता, उनकी एक बना के पेश कर देता। कुछ चॉइस वाली तो बात नहीं थी ना, वो तो संयोग था। मुझे कहा ही जासूसी नावल लिखने के लिए। और लिखने का ये था कि मैं बहुत पढ़ता था, इंग्लिश के भी बहुत पढ़ता था। अर्ल स्टेनले गार्डनर के नावल मैंने 4-4 बार पढ़े हुए थे, तो उससे मिलते जुलते कहानी मैंने सोची, किताब लिख दिया। 128 पेज छपते थे उन दिनों, आजकल 400 पेज छपते हैं, और वो भी कम लाइनों में, 22-23 लाइन होती थी, आजकल 30 लाइन होती है। तो हफ्ते में नावल लिखा जाता था, 4 दिन में नावल लिखा जाता था। फटाफट लिखा कि कहीं जिसने मुझे सपोर्ट करने वो मुकर न जाए, है नहीं। तो उन्होंने चलो एफर्ट भी किया, पब्लिशर ने मना किया, लेकिन उन्होंने उसको कोई वास्ता दिया होगा कि भाई तू मेरे कहना मान ले। एक बार छाप लिया उसने, दोबारा 2 टूक मना कर दिया। कौन था पहला पब्लिशर? वो अब पब्लिशर नहीं है, नीलम जासूस नाम था। अब तो ये भी नहीं पता जिंदा है कि मर गया। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग तो ऑन असाइनमेंट लिखने वाले लोग हैं। ऑन असाइनमेंट, ये कैसे शुरू होता है ये असाइनमेंट, कि आपको किसी ने असाइन किया, और कैसे ये प्रोसेस होता है कि जब आप फाइनल स्क्रिप्ट उसके हाथ में देते हैं? देखो जी, 100% तो ऑन असाइनमेंट नहीं होता। कुछ तो बेसिक प्रिपरेशन होती है। जैसे बैंक की बात की, राइटर ने भी कुछ नोट्स बनाए होते हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स सोची होती हैं, या कोई किसी मकबूल राइटर की कोई ख़ास बात उसकी चोरी करके अपने टाइप की बनाने की कुछ हरकतें जो कि कॉमन होती थी। बुरा भी कोई नहीं मानता था। कई बार तो पब्लिशर खुद कहता था, अरे तेरा नावल जो है बहुत कमज़ोर है, तू फलाने इंग्लिश के राइटर का नावल पढ़ और उस जैसा करने की कोशिश कर। तो ये ऑन असाइनमेंट वाली बात थी। वैसे ये थोड़ी है कि पान लगाना है, अभी लो और अभी मुंह में रख लो। कुछ तो तैयारी होती है ना। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि असाइनमेंट का मतलब हुआ कि शायद कुछ पहले आपको एडवांस मिल गया और उसके बाद कहा गया इतना टाइम है आपको मिला, इसमें आपको डिलीवर करना है। एडवांस की जो बात है ना, मुझे 50 साल किसी ने नहीं दिया, 10-20 साल की बात नहीं है। और सच पूछो तो ना मैंने मांगा। ये जो वेस्टर्नाइज्ड पब्लिशर है, ये एडवांस की रवायत उन्होंने ही चालू की, उनके साथ ही है। और वो बिना मांगे देते हैं, वो बिना मांगे देते हैं। वो अपने प्रिंट आर्डर के जजमेंट के हिसाब से राइटर से बिना मांगे, राइटर के बिना मांगे, इतनी शराफत उन लोगों में है, इतनी शराफत उन लोगों में। मुझे बहुत कम एडवांस उन्होंने दिया था, तो मैंने उनको यही कहा था कि आप मेरी बुक के पोटेंशियल को समझ नहीं रहे हो, मैं एडवांस लेना ही नहीं है, मैं लेना ही नहीं एडवांस। मैंने अब किताब छाप लो, उसके बाद मुझे पैसे देना। तो वो किताब जो है उसका प्रिंट आर्डर उन्होंने छपाई में ही डबल कर दिया था। तो मतलब उनको फिर जब आर्डर वगैरह आने लगे तो उनको फील हुआ कि भी मैं कुछ मार्केट में कोई बुनियाद है मेरी। उसके बाद फिर उन्होंने बिना मांगे मेरे को एडवांस देना शुरू कर। आज भी मिलता है,
हिंद पॉकेट बुक से अभी से कहर के इसके 10 लाख रुपए मिले मेरे को, बिना मांगे मिले। कोई बाकी बार्गेन भी करते हैं, भी कम है, ये है वो है, लेकिन पहले कोई रवायत नहीं। पहले एडवांस पब्लिशर तब देता था जब राइटर उसे अपने काबू से निकलता दिखाई दे, और ऐसे एडवांस का तो ये हाल था कि 4-4 नावल का दे देते थे। गुलशन नंदा के घर में बॉम्बे जाके थैला फेंका देते थे नोटों का। हाँ, वो कहता था भाई मैं नहीं लिख सकता, दूसरे के साथ मेरी कमिटमेंट, ये रख लो जी, रखो, वापस कर देना, अब रखो तो सही। ये हाल था एडवांस का। आपकी कभी मुलाकात हुई गुलशन नंदा से? हाँ जी, जो इसकी डेथ से पहले उनके का 1 साल बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसका एक रीज़न ये भी था। कहाँ रहते थे वो? रहते कहाँ थे? बॉम्बे। हाँ। बॉम्बे, वैसे दिल्ली के ही थे। उनका अभी भी ये राजेंद्र नगर में रिश्तेदार रहते हैं। ही हैड ए वेरी हम्बल बिगिनिंग। कभी चांदनी चौक जाए तो मोती सिनेमा की नुक्कड़ पर एक दिल्ली ऑप्टिकल कंपनी है, पार्टीशन के टाइम से है, अभी भी है। गुलशन नंदा वहाँ काउंटर सेल्समैन थे और फिर भी नावल लिखते थे। तो इनके नावल अच्छी जगह छपते थे। आत्मा राम एंड सन्स उस टाइप के बड़े पब्लिशर थे। लेकिन ये जो मास अपील बनी ना, ये तो पता ही नहीं लगा कब बन गई। हिंद पॉकेट बुक ने तो इतनी बड़ी घोषणा की कि 5 लाख का एडिशन छापेंगे। झील के उस पार नावल के लिए हिंद ने धर्मयुग में पहले पेज पे अनाउंस किया, फर्स्ट एडिशन 5 लाख कॉपी का। लोग चौंधिया गए, इतने बड़े, उतनी छपी तो नहीं थी, 3 के करीब छपी थी, लेकिन 3 भी तो बड़ा स्कोर है। आपका कौन सा नॉवेल सबसे ज़्यादा छपा और बिका? एक है जी 65 लाख की डकैती, 22 एडिशन हो चुके हैं उसके, इंक्लूडिंग इंग्लिश में भी छपा है 65 लाख हाईएस्ट। लेकिन उसके 22 एडिशन डिफरेंट पब्लिशर्स से, सेम से भी नहीं छप चुके हैं। उससे जेब भी गर्म हुई और नाम भी बहुत कमाया। आप रानू से भी मिले? ना, नेवर, ना पढ़ा भी कभी नहीं। उस टाइप के मैं नावल पढ़ता ही नहीं था। रानू की एक किताब का 1-2 बार पलट के देखी थी। उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, 2-2 पेज में पैरा ख़त्म नहीं होता था। आप पानी थोड़ा सा पीजिए। हाँ, मैं ऐसी राइटिंग का तरफदार नहीं था कि 2 पेज तक पैरा ख़त्म नहीं होता। हमारा स्टाइल है हमारा से मतलब मेरा डायलॉग पर जोड़ो, डिस्क्रिप्शन पर नहीं। जो डिस्क्रिप्शन के लंबे लंबे पैरे होते हैं वो मैं अवॉइड करता हूँ। मैं वही बात को किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ डायलॉग के हिसाब से बनाता हूँ। तो ये टेक्निक आपको कैसे आई? क्या ये टेक्निक आपने ज़्यादा पढ़ने से मैंने नोट किया। फॉरेन के जो राइटर जो उस वक़्त के मशहूर थे, अर्ल स्टेनले गार्डनर, पीटर चीनी, जेम्स एडले चेज, एडगर वालेस, ऐसे था। अगाथा क्रिस्टी से नहीं, मैं वो चाहे दुनिया की सबसे बड़ी राइटर मानी जाती है, मेरी फेवरेट नहीं है वो। 5-6 नावल पढ़े हैं, सारे हैं मेरे पास। उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि 200 पेज के नावल में 100 पेज जो है बहुत बोर होते हैं, लेकिन बाकी 100 पेज में वो कमाल कर देती हैं कि हर बात को लिंकअप करके दिखा देती। आपको कुछ गाना आता है? गाना आता था, बहुत शौक भी था गाने का, अच्छा सुनते हुए। लेकिन आजकल के गानों से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। पुराने में कौन सा? सारे पुराने, कोई भी हो पुराना। नौशाद, ओपी नैयर, अनिल विश्वास, सलील चौधरी, बसंत देसाई, शंकर जयकिशन, और इससे भी पुराने हैं खेमचंद्र प्रकाश। लेकिन आजकल तो कौन सा गाना आपका सबसे अच्छा था? कौन सा गुनगुना लिया करते थे? अरे नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मेरे को सारे गाने अच्छे लगते हैं, पुराना होना चाहिए बस। एस डी बर्मन सबसे बड़े खलीफा। रोशन देखो, ये इस सब्जेक्ट में तो पता नहीं है या नहीं है। उनका जो कमाल था, अगर एक फिल्म में 13-14 गाने हैं, जो कि आम होते थे उन दिनों गाने, तो मतलब रिवाज था, हीरो की एंट्री भी होती थी तो गाता हुआ आता था, तभी तो 13-14 गाने होंगे।
तो वो 13-14 ही बढ़िया होते थे। ये नहीं कि एक गाने पे फोकस है और बाकी ऐसे ही आल्सो रैन नहीं है कि रेस का घोड़ा वही था। आप बर्मन साहब का, नौशाद का, श्री रामचंद्रा का कोई म्यूज़िक देखो, अनारकली है, बैजू बावरा है। आल्सो रेन क्या आपने बताया? आल्सो रैन का मतलब है कि घोड़ा तो फर्स्ट एक ही आता है ना, बाकियों को भी तो कुछ दर्जा मिलता है ना, भाई ये भी रेस में दौड़े थे। तो वो उस टाइप की आजकल बात है कि एक गाने पे फोकस है, बाकी ढोल पे बजीरे बजा दिए। आप अनारकली फिल्म देखो, 14 गाने थे, 14 के 14 शानदार थे। आप फैसला नहीं कर सकते कि कौन सा कमज़ोर है। बैजू बावरा देखो, नौशाद की कोई भी फिल्म देखो, जितने गाने हैं सारे मकबूल होंगे ओपिनियर के। आज की तरह नहीं है एक गाने की पब्लिसिटी हो रही है, ढोल पीट रहे हैं उसका, उसके विजुअल भी दिखाई दे रहे हैं, बाकी टीन का अस्तर है। और वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, वो कहते हैं बहुत बड़ी है। और सबका पता है कि ये दुनिया भर का म्यूज़िक नकल हो रहा है आजकल। पहले नकल पता नहीं लगती थी, अब इंटरनेट ने दुनिया कर दी बहुत छोटी, अब कोई नकल छुपती नहीं। चाहे टर्की का गाना हो, चाहे पोलैंड का हो, वो बता देते हैं बताने वाले कि ये इसकी नकल है, ओपिनियन की नकल है, बर्मन साहब की नकल है, जो उन्होंने फॉरेन के ये सोच के कि किसी को पता नहीं लगेगा। भाई कारोबारी सिलसिले हैं ना ये कारोबारी, वो रविशंकर थोड़ी है, ये तो फिल्मी सिलसिला थोड़ी है कोई। आपकी जो क्राइम फिक्शन वाला फील्ड है, उसमें कोई फिल्म ऐसी दिखाई देती है आपको जिसमें आप के क्राइम फिक्शन वाला जॉनर बहुत बढ़िया से दिखाया गया हो? आपके अपने नॉवेल पे नहीं वैसे ऐसे? फिल्म अच्छी बनी हो। हाँ, आपको हैरानी होगी कि बिमल राय जैसे सीरियस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई थी 60s में, बल्कि 55 में या 4 में, अपराधी कौन नाम था उसका, प्योर जासूसी फिल्म थी, प्योर जासूसी फिल्म। आखिर तक पता नहीं लगता था मर्डरर कौन था। उसका पहली हैरानी की बात ये थी कि ऐसी फिल्म बिमल राय ने बनाई, और दूसरी हैरानी ये थी कि वो कामयाब भी बहुत हुई। तो आपको एक बात मालूम ही होगी, नहीं है तो मैं बताता हूँ कि मिस्ट्री वाली फिल्म बनाने को राजी नहीं फिल्म वाले। उसका एक रीज़न है बहुत बड़ा कि ऐसी मिस्ट्री स्टोरी के रीरन वाली वैल्यू नहीं होती। जैसे मुगल आज़म लोग 10 बार देखते हैं, 15 बार देखते हैं। अगर जासूसी कहानी है और मर्डरर का पता लग गया है तो वो उसको दोबारा देखने में कोई वो नहीं रुचि लेते। कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से दोबारा देखते नहीं। तो जब राज पता लग गया तो क्या है, तो वो अवॉइड करते हैं इसी वजह से कि उनकी रीरन वैल्यू नहीं है, रीरन वैल्यू नहीं। वैसे तो बनी है, गुमनाम बनी, इत्तेफाक बनी, प्योर जासूसी फिल्में थी, लेकिन वो उसकी रवायत नहीं है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। अब देखिए डायल एम फॉर मर्डर है, सबको पता है मर्डर कैसे हुआ क्या हुआ, फिर भी रीमेक होती है। इंग्लिश में भी रीमेक होती है, हिंदी में तो नकल हुई है उसकी कई बार। ऐसे एक चेज़ है कुकर शेडो, हिचकॉक की फिल्म है, हिंदी में 3-4 फिल्में उसकी नकल से बनी है। तो उसमें इंग्लिश में तो रीरन की तो बनी रहती है गुंजाइश है जी। इंग्लिश में, जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदी में कोई दोबारा देखेगा नहीं क्योंकि मिस्ट्री तो अनफोल्ड हो गई, तो इंग्लिश में कैसे होता है? वो टैबू नहीं है ना इंग्लिश में। इंग्लिश की तो बता रहा हूँ ना, ये जो फिल्म थी वो डायल एम फॉर मर्डर, ये 20 साल बाद नए कैरेक्टर्स के साथ फिर बनी, रिसेंट बनी। अब सबको पता है ये क्या स्टोरी है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोगों ने एंजॉय की। ऐतराज फिल्म बनी थी इसी नकल में। फिल्म का धंधा बड़ा विकेट है, वहाँ ओरिजिनलिटी की कोई वैल्यू नहीं है। हर किसी ने वो बनाना है जो दूसरे का चल गया है। दे हैव टू टो ए सक्सेसफुल पर्सन's लाइन। और अब हम सुरेंद्र मोहन पाठक जी से ये जानेंगे कि वो अपने पाठकों को कितना जानते हैं। सुरेंद्र मोहन जी बताइए, कौन लोग हैं जो आपके उपन्यास पढ़ते हैं? ऑनेस्ट बताऊँ, मेरी सारी औकात पाठकों की वजह से है। मेरा ये बहुत फसादी नारा है जिससे पब्लिशर नाराज़ हो जाते हैं कि कोई पब्लिशर राइटर नहीं बना सकता, राइटर को रीडर बनाता है।
इस वक्त रीडर का ठप्पा अप्रूवल का लग जाएगा, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पब्लिशर राइटर बनाता हो तो उसके पास 100 राइटर छपते हैं, 100 के 100 बेस्ट सेलर हो, जो कि होता तो नहीं ना। तो ये जो सेरा है ये रीडर के नाम में, और रीडर को पटाने में बहुत टाइम लगता है। रीडर के काबिल बन के दिखाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने हर बार पहले से बेहतर करके दिखाना है। ये जो जिद है, ये जो आग्रह है, जब तक ये नहीं होगा रीडर तो चल देगा कोई और राइटर को। तो मेरी कमिटेड रीडरशिप है। 90% रीडर मेरे वही हैं जो हर किताब खरीदते हैं, 10% नए होते हैं। जो पब्लिशर का नया स्टाइल है वो तो 100% नए रीडर ढूंढता है। देखो एक मोटी बात मैं आपको कहता हूँ, इन जनरल पब्लिकेशन ट्रेड से अलग करके, आप एक मिनट ये ना कहो कि ये पब्लिकेशन का धंधा है। आप एक मिनट के लिए ये सोचो कि नावल जो है एक जो है ब्रांड नेम है, ये कॉलगेट है, ये कोका कोला है, तो इसको उसी तर्ज में पढ़ने वालों के बीच अगर पॉपुलैरिटी हासिल होती है तो एक बहुत बड़ा वाक़या है। तो आप किताब को जो है प्रोडक्ट मानो, रीडर को कंज्यूमर मानो है, और मेरे को मैन्युफैक्चरर मानो, तो क्या खराबी है इस इक्वेशन में? जब यहाँ कहीं कहते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लो जी आपने तो राइटर को साबन कह दिया। मैं क्या साबन कह नहीं दिया, मैं क्या राइटर की जो पूछ है वो ऐसी होनी चाहिए कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी, कि जैसे साबन की पूछ है, कॉलगेट की पूछ है, कोका कोला की पूछ है। उसके लिए ना पब्लिशर का टारगेट है ना राइटर का टारगेट है, तो कैसे होगा? लोगों को इंसल्ट लगती है कि हमारी किताब को आप कंज्यूमर प्रोडक्ट कह रहे हो। मैं तो खुला कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं राइटर ही नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार है लिखना, मैं नहीं हूँ लेखक। आई एम असेंबली लाइन प्रोडक्शन पर्सन। हाँ। कौन लोग हैं जो आपके नावल पढ़ते हैं? मतलब उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, शहर गांव कस्बे, कैसा प्रोफाइल है आपके पाठकों का? सर जी रीडरशिप की इतना तोड़ा है, इतनी शार्टेज है कि मैं ही हूँ जैसे पढ़ते हैं। आज की तारीख में सोल सर्वाइवर इस धंधे में सिर्फ SM पाठक है। रीडर तो ढूंढे नहीं मिलता, सब तो इंटरनेट के, नेटफ्लिक्स के, इन बातों के शौकीन हो गए हैं। रात के 12 बजे फेसबुक देख रहे होते हैं। ये जो भी ये नए नए हैंडल हैं वो कर रहे हैं। रीडर कहाँ से आएगा? रीडर तो वही है जो एक वो लाइन चली आ रही है कि बाप ने बेटे को मोटिवेट किया। हमारे घर में क्यों नहीं रीडर है? कोई भी रीडर नहीं है। लाइब्रेरी होती है स्कूलों में, किताब ज़बरदस्ती कहते हैं इशू कराओ, पढ़ता कोई नहीं है। तो धंधा कैसे सरवाइव करे? रीडर बिना तो नहीं कर सकता। लेकिन इसके खिलाफ दूसरा पहलू जो है वो ये है कि इंग्लिश की किताब को बगल में दबा के घूमना फैशनेबल हो गया है। अभी ये विषयांतर कर रहे हैं आप, आपके पाठक कौन हैं? आपके हिसाब से वो कौन लोग हैं जो आपकी लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं? भाई जो मेरे मुरीद हैं, जिनको मैंने कन्विंस किया है कि मैं इस काबिल राइटर हूँ कि आप मेरी किताब पढ़ो, आपको नाउम्मीदी नहीं होगी, वो है। वो आपस में फिर मल्टीप्लाई होते हैं। देखो किसी प्रोडक्ट को भी पॉपुलराइज करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो पब्लिसिटी, दूसरे फेस टू फेस पब्लिसिटी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। गॉडफादर जैसा नावल जो शुरुआत में 1965 में छपा था, आज भी चल रहा है। उस वक़्त 12 रुपये में छपा नावल आज 400 रुपये में हो गया, लेकिन उसकी सेल नहीं डिमिनिश हुई, ख़त्म नहीं हुई। वो कैसे मशहूर हुआ था? अरे तूने गॉडफादर नहीं पढ़ा? नहीं यार, अरे पढ़, पागल है, दीवाना हो जाएगा पढ़ेगा तो। ऐसे वो दुनिया में पॉपुलर हुआ गॉडफादर जो है। तो ये मेरी किताब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। मेरे को किसी पब्लिशर ने सपोर्ट नहीं किया, मेरा किसी ने ढोल नहीं बजाया कि ये बढ़िया राइटर है, या कोई पब्लिसिटी की हो कहीं पे किसी तरह की। मेरी किताब तो खामोशी से आती है, चलती है, चली जाती है, तब तक दूसरी किताब आ जाता है। तो देखो ना, ये जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वाला हैंडल है ये बहुत मुफीद है।
रीडर की एक कमिटमेंट होती है राइटर से कि मेरी उससे नाउम्मीदी नहीं होगी, उसको मेरे को उससे नाउम्मीदी नहीं होगी। तो इंग्लिश इस का तरह से आपके जो पाठक हैं वो क्या हासिल करते हैं एक किताब आपकी पढ़ने के बाद, एक नॉवेल पढ़ने के बाद उन्हें मिलता क्या है? ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये साहित्यकारों का सवाल है कि क्या हासिल होता है। ये लाख बिक गई तो पढ़ने वाले को क्या मिला, ये पॉपुलैरिटी गुणवत्ता की पहचान नहीं होती है, ये उनके घोटे हुए सेंटेंस है जो आप भी बोल रहे हैं। वो एक ही बात करेगी, लोकप्रियता गुणवत्ता की पहचान नहीं है। तो आप बोलो किस बात की पहचान है? जिस आइटम में कोई गुण ही नहीं है वो लोकप्रिय कैसे हो गई? मेरी किताब लाख बिकती है और आप कहते हो पॉपुलैरिटी गुणवत्ता की पहचान नहीं है। तो आप मेरे को समझाओ मैं गुणवत्ता कैसे पैदा करूं? नहीं, मैं वो कह नहीं रहा हूँ, आपने मुझे गलत समझा। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आपके पाठक को वो क्या मज़ा मिलता है जिससे वो पढ़ता होगा। भाई मैंने बोला ना कि आई हैव बिकम ए प्रोडक्ट, आई हैव बिकम कोका कोला, आई हैव बिकम कॉलगेट। इसलिए जो निष्ठा कंज्यूमर की एक चली हुई आइटम के साथ होती है, वही निष्ठा मेरे रीडर की एसएम पाठक के साथ है। इस कंपैरिजन में क्या अर्ज है? ठीक है। आई हैव बिकम ए प्रोडक्ट, मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ आई एम नॉट ए राइटर, आई एम बिजनेसमैन, माई बिजनेस इज राइटिंग। तो अब मैं ये कहूँ कि मैं ये कमाल कर दिया, ये ऐसे कर दिया और 4 साल एक ही किताब को बगल में लेके घूमूं और उसके गुणगान करूं। आप एक बात बताइए, लिटरेरी बुक 1000 छपती है। हाँ खैर, वो बातें बहुत बार, हाँ हाँ, 125 करोड़ का मुल्क है, 125 करोड़ का, उनमें से 46% हिंदी भाषी हैं। आधे समझ लीजिए, 50 करोड़ समझ लीजिए हिंदी भाषी हैं। उसमें से 25 बच्चे बूढ़े होंगे। 25 करोड़ में पब्लिशर को 1000 बायर नहीं मिलता, 1000 बायर नहीं मिलता तो किताब, वो 1000 किताब भी कहाँ जाती है? लाइब्रेरीज में, जहाँ कोई खोल के देखने को राजी नहीं। तो रीडरशिप तो ना बनी ना। रीडरशिप तो मास कंजम्पशन से बनती है, जैसा मैंने मिसाल दी कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बनती है, और ऐसी बनी रीडरशिप हिल नहीं सकती। अच्छा, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप एक कोरम कॉल, आप एक शब्द यूज़ करते हैं, कोरम कॉल। ये ज़रा समझाइए कि ये क्या कोरम आपको कैसे पूरा करना? किस चीज़ का? राइटिंग में कोरम कॉल? हाँ हाँ। नहीं, वो पहले की बात थी। वो जिस वक्त बहुत कंपटीशन था, बहुत राइटर थे, कोरम कॉल वाली बात तब थी कि पब्लिशर ने फिक्स किया होता था कि मैं 2 महीने में एक नावल छापूंगा या 3 महीने में एक नावल छापूंगा, एंड यू हैव टू फुट द बिल, मतलब ये करके दिखाना है तूने। ये कोरम कॉल वाली बात अब नहीं है, अब नहीं है। अब तो राइटर अपनी मर्जी से लिखता है, जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है छप जाती है। जब ये थी तब भी मुझे ये सुनकर आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगा था कि ये कितना लेबरसम काम है, कि जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी होती होगी, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ के लिखने की एक कैपेसिटी होती है जो कहीं पर। आज भी हाथ से लिखता हूँ, मेरे उंगली में खड्डा पड़ा हुआ है, बोन भी दब गई हुई है। देखो, कामयाबी के शिखर पर लिफ्ट नहीं जाती, सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचना पड़ता है। जो सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचता है वो आसानी से नीचे नहीं लुढ़कता, उसकी बहुत लगन लगी हुई है, उसकी बहुत निष्ठा उसमें लगी हुई है। उसने इस बात का की एहतियात बरतनी है कि उसके साथ कोई ऐसा वाक़या ना हो जो उसको तबाह कर दे। तो इस बात पे, इस वजह से आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है और टोज रहना पड़ता है। मेरे टाइप का राइटर, पहला रीडर अपनी किताब का वो खुद होता है। जो मैंने लिखा है अगर वो मुझे ही नहीं सूट कर रहा, मेरे कोई मुतमीन नहीं कर रहा, तो फिर मैंने कि ये लिखा क्यों है, काहे का राइटर हूँ मैं। तो पहले अपनी तसल्ली करते हैं, फिर राइटर को, रीडर को परोसते हैं ना, है या नहीं? रेस्टोरेंट कैसे चलता है? कुक को पता है अच्छा बना है ना, तभी तो गाहक आएगा, नहीं तो एक बार आएगा चल देगा। ये जो 300 नावल हैं, इनमें से कोई ऐसा नावल भी है जिसको आप एक से ज़्यादा बार पढ़ना दोबारा पसंद करते हैं? इन 60 वर्षों में लिखे गए नावलों में कोई एक ऐसा नावल जो कभी दिल करता है कि खुद ही पढ़ लें? जो सीरीज़ के नावल होते हैं ना, उनको तो आखिरी 2-3 नया लिखने के वक्त पढ़ना ही पड़ता है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स नावल हैं, जैसे विमल सीरीज़ है, वो सारी एक रनिंग स्टोरी है,
उसमें ब्रेक नहीं है। ये 15,000 पेज की कहानी है, एक ही कहानी है। तो उसके लिए तो मैंने पूरा रेडी रेकनर बनाया हुआ है, ये तक याद रखा हुआ है कि किसका मर्डर हुआ, किसका क्या हुआ, कौन रिटायर हो गया धंधे से, किसके, उसके लिए एक पूरा रेडी रेकनर तैयार किया हुआ है। बड़ी मेहनत लगती है उसमें। तो उसके सदके मेरे को फिर वो नावल बार बार नहीं पढ़ने पड़ते, बार बार नहीं पढ़ते। लेकिन सीरीज़ के नावल में जो लास्ट लिखा है वो तो एहतियातन हर बात में पढ़ना, नहीं तो कंटिन्यूटी में फ़र्क आ जाता है। मेरे इस नावल में हो चुका है ऐसा। मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में इसमें लिखा है कि वो रिटायर होकर गढ़वाल चला गया। मेरे रीडर ने बताया भाई ये गढ़वाल नहीं चला गया, रिटायर नहीं हुआ, इसका मर्डर हुआ है फलाने नावल में। शर्मिंदा हूँ मैं। बोले इतनी एहतियात के बावजूद भी इतनी मोटी गलती हो गई। हो जाता है कारोबारी लेखन में हो जाता है भाई। जलेबी में भी तो कई बार मक्खी बैठ जाती है। अच्छा, हम लोग करीब करीब अब आखिर हिस्से में पहुंच गए हैं सुरेंद्र मोहन जी बातचीत के। अब बताइए कि आपके घर में परिवार में कौन कौन है अभी? भाई मेरे बीवी है, लड़का है, उसके 2 बच्चे हैं। लड़की का आना जाना है, बस इतने, और कोई नहीं है। 2 बच्चों में आपके बेटा आपका बड़ा है? बेटा 7वीं में है, बेटी 11वीं में है। ना, पोता 7वीं में है, पोती 11वीं में है। हाँ नहीं, जो खुद आपका बेटा बड़ा और बेटी छोटी। अब बेटा बड़ा था, बेटी छोटी। तो आपके बच्चे भी आपके नावल पढ़ते हैं? सिर्फ मेरी लड़की मेरा लिखा पढ़ लेती है, मेरी बीवी मेरा लिखा पढ़ लेती है, और कोई नहीं पढ़ता। पढ़कर इतने बरसों में क्या उनकी ओपिनियन बनी है कि आपका किधर जा रहा है लेखन, बेटी और बीवी का? वो मोटिवेशन नहीं है ना, मोटिवेशन नहीं है। माँ बाप बच्चों को पिज़्ज़ा की टॉपिंग सिखाते हैं, बर्गर की किस्में सिखाते हैं, कोई किताब के से तो 2-4 होने का उसे मौका ही नहीं देता। किताब तो लाइब्रेरी के आइटम हो गया। देख बेटा, ये किताब होती थी 50s में, वो अच्छा ये होती थी किताब, ये तो हाल हो गया। ये जो पिज़्ज़ा कल्चर है, मल्टीप्लेक्स कल्चर है, रीडरशिप को तो तबाह कर दिया है इन्होंने। इंग्लिश की जो मैं उस वक़्त बात कह रहा था ना, उसकी जो छोटी मोटी रीडरशिप जरा बड़ी ब्रिलियंट साइड में दिखाई देती है। उसका वजह यह है कि एक किताब जरा सी चर्चा में आ जाए तो यह उनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठनी चाहिए कि किताब हमारे पास है, बगल में लेके घूमेंगे। लेकिन 50% ऑर्डर किताब को पढ़ना नहीं है उन्होंने। उससे पूछे, हैव यू रेड दैट बुक? नो, आई हैव नॉट कम अराउंड टू इट येट, ही विल नेवर कम अराउंड टू इट। कभी भी नहीं पढ़ी जानी वो। एक फलाने की किताब है, चेतन भगत की किताब है, हमारे कब्जे में होनी चाहिए, नहीं तो हम तो पिछड़े महसूस किए जाएंगे। और ये सर्वे करो कि पढ़ी कितनों ने, आधों ने नहीं पढ़ी होगी। लेकिन लोगों ने अपने पोजेशन का फ़ख्र दिखाना है ना। यू हैव रेड द न्यू नॉवल? यस, आई हैव इट। हैव यू रेड इट? नो, आई हैव नॉट कम अराउंड इट येट, आई एम रीडिंग समथिंग एल्स। ही विल नेवर कम अराउंड इट। और इंग्लिश की देखो, सारे हिंदुस्तान में सेल है, एशिया में सेल है। हिंदी तो हिंदी ही है ना, हिंदी की कहाँ से सेल हो? हिंदी वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, आपके ज्ञान के लिए। अरे बंद कर दो। वर्ल्ड की हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड की हिंदी जो है। और पहली इंग्लिश नहीं है, ये ध्यान रखना। जो हमारे आकाओं की जुबान थी, जिसको कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी नहीं डूबता धरती पर, उनकी नहीं है इंग्लिश। पहले मैंडरिन है, जो चाइनीज़ डायलेक्ट है, मैंडरिन है। दूसरी स्पेनिश है, तीसरी फ्रेंच है, चौथे नंबर पर अंग्रेजी है, और फिर हिंदी है। तो नाकदरी तो हम खुद कर रहे हैं, हिंदी के दुश्मन तो हम बने हुए हैं हिंदी के। तो चलिए ठीक है सुरेंद्र मोहन जी, अब हम लोग ये करीब करीब बातचीत पूरी कर चुके हैं। आखिर में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा, अभी आप कह सकते हैं। भाई आखिर में मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूँ, मेरी कोई लंबी ज़िंदगी की कोई सनद तो मैंने लिखवाई नहीं हुई। वो कहते हैं सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है ना। तो एक ख्वाहिश बहुत बड़ी है, अगर पूरी हो जाए ऊपर वाले के करम से तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानूंगा कि जब तक ज़िंदगी है कलम ना छूटे। बस ये धंधा ना हो, ये झंडा तंबू जो लगाया है मैंने, ये उखड़े नहीं कि लोग ये ना कहें और यार
फलाने सन में एक राइटर होता था SM पाठक करके, ये ना सुनना पड़े मेरे को, बस ये इच्छा है मेरी, था ना सुनना पड़े। जब तक मैं हूँ तब तक किताब है। ये इक्वेशन मेरी अगर कामयाब हो जाए तो आप सबको गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मोहन पाठक, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे मशहूर जासूसी उपन्यासकार सुरेंद्र मोहन पाठक प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमको लिख सकते हैं contact@guftguwithirfan.com पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।